डॉक्टर DS चौहान सर, मेरे सभी अध्यापक भाई बहन तथा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर RR अहिरे जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने वक्त और हालात को मद्देनजर रखते हुए इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का आयोजन किया और हमारे सामने एक नया विकल्प रखा। मित्रों, आज हम जिस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं, इस कारण पूरे समाज में एक नया बदलाव दिखाई दे रहा है। समय की मांग को ध्यान में रखकर इस ऑनलाइन लेक्चर जैसे कार्यक्रमों के जरिए मंथन किया जाता है। इस मुश्किल घड़ी को हम अगर अवसर के रूप में स्वीकार करेंगे तो मंजिल अपने आप दिखाई देगी। हालांकि ये आभासी दुनिया है, ऑनलाइन लेक्चर शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक यही समय की मांग है। आज मुझे इस व्याख्यान माला का दूसरा पुष्प गूंथने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो विषय मुझे दिया गया है वो बड़ा मौलिक है। हो सकता है कि समय के अभाव के कारण मैं इसे न्याय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सार रूप में कुछ बातें आप तक पहुंचाने का अवश्य प्रयास करूंगा। दोस्तों, साहित्य तो हमेशा ही मंगलकारी रहा है। पूरे संसार का हित और मंगल कामना के साथ वह समाज का दर्पण भी रहा है, क्योंकि समाज की गतिविधियों का चित्रण साहित्य में होता है। समाज से संबंध जोड़कर साहित्य अपनी पहचान बनाता है और कालजयी बन जाता है। साहित्य में मूल्य शब्द संस्कृत से हिंदी में प्रविष्ट हुआ है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु के विनियोग में दिया जाने वाला धन, कीमत, मजदूरी और बाजार भाव आदि। हिंदी विश्वकोश के अनुसार मूल्य किसी वस्तु के बदले में मिलने वाली कीमत, धन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मूल्य शब्द अंग्रेजी भाषा के वैल्यू शब्द का पर्याय है। लैटिन वैलेरियस शब्द से वैल्यू निर्माण हुआ है। वैलेरिया का अर्थ है उत्तम या सुंदर। मूल्य शब्द के अर्थ में शिवम और सुंदरम की भावना निहित है, अर्थात सौंदर्य शास्त्र और अर्थशास्त्र के साथ उपयोगिता को मूल्य कहा जाता है। साहित्य का निर्माता मनुष्य होने के कारण मानव जीवन को केंद्र में रखकर साहित्य का निर्माण या सृजन किया जाता है। जीवन मूल्य और साहित्य का अटूट संबंध है। विशिष्ट सिद्धांतों पर खड़ी होने वाली जीवन प्रणाली को ही जीवन मूल्य कहा जाता है। आज बढ़ता हुआ यांत्रिकीकरण, वैज्ञानिक आविष्कार, महंगाई और आबादी के कारण मानव की मनोवृत्ति आत्म केंद्रित होती गई। आत्मीय संबंध टूटने लगे, परिणामतः संयुक्त परिवार बिखर गए और हमारे देश में सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होता गया। हमारी नैतिकता कलुषित हो रही है। सर्वत्र अशांति है, अव्यवस्था है। किसी भी क्षेत्र में मानवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इस दुरावस्था का मूल कारण यह है कि हमने वैज्ञानिक अनुसंधानों से बौद्धिक प्रगति तो कर ली, परंतु हमारी आंतरिक उन्नति न हो सकी। इसी कारण आज हमारे सामने कई विपदाएं खड़ी है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है और कुछ छात्रों को भी लगता है कि आज यांत्रिकीकरण के युग में साहित्य निरुपयोगी है, लेकिन यह उनकी गलत धारणा है, क्योंकि साहित्य मनुष्य को जीना सिखाता है। थके हारे जीवन से मनुष्य को प्रेरणा देता है।
इसलिए साहित्य अनमोल है। आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, कला कला के लिए है, और आर्ट्स फॉर लाइफ सेक, कला जीवन के लिए है। आज साधारण मनुष्य से लेकर बॉलीवुड हॉलीवुड के सितारों तक नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ होते हुए भी जीवन से हार कर मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। क्यों करता है मनुष्य आत्महत्या? जिसे जीना नहीं आया उसने मौत को गले लगा लिया। वास्तव में आत्महत्या एक बुजदिली है। साहित्य जीवन जीने की कला का नाम है। साहित्य जीवन में प्रेम भर देता है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए रहीम भी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से ना जुड़े, जुड़े सो गांठ पड़ जाए। दोस्तों, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक छोटा सा गांव था। एक दिन सुबह सुबह एक औरत ने अपने घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही 3 देवदूत उसे अपने सामने दिखे। औरत ने पूछा कि आप कौन हो? उतने में उनमें से एक ने कहा कि हम देवदूत हैं और आपके गांव में रहने के लिए आए हैं। आप हम में से किसी एक को चुन लीजिए। हम में से कोई एक आपके घर में रहेगा। औरत ने कहा कि बिना परिचय मैं कैसे आपको अपने घर में रहने दे सकती हूँ? तब उनमें से एक ने कहा कि मैं धन देवता हूँ। जिस घर में रहूंगा उस घर में धन ही धन होगा। उस घर में धन की बौछार होगी। दूसरे ने कहा कि मैं यश देवता हूँ। जिस घर में रहूंगा वही यश ही यश होगा। तीसरे ने कहा कि मैं प्रेम देव हूँ। जिस घर में रहूंगा वहां प्रेम की गंगा बहाऊंगा। वहां पर प्रेम की गंगा बहेगी। घर के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ आत्मीयता से व्यवहार करेंगे और पूरा माहौल प्रेममय बनेगा। बोलो, हम में से किसे चुनती हो? वो औरत बड़ी दुविधा में पड़ जाती है और भागे भागे अपने पति के पास आकर बताती है कि अरे सुनते हो कि हमारे दहलीज पर तीनों देवता खड़े हैं और मुझे कह रहे हैं कि आपको किसी एक का चुनाव करना है। धन देवता है, यश देवता है और प्रेम देवता है। उसके पति सुबह सुबह नोटों के बंडल गिन रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे पगली, इसमें सोचने की क्या बात है? तू जल्दी से उन दोनों को भगा दे और धन देवता को बुला ले। औरत जा ही रही थी। उतने में लड़के ने उसे रोक लिया और कहा कि माँ, हमारे घर में दौलत की कुछ कमी नहीं है। दिन ब दिन हमारे घर में धन बढ़ता जा रहा है, लेकिन गांव में हमारी कोई इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है। सब कहते हैं कि कंजूस है, मक्खी चूस है। इसलिए मैं तुम्हें राह देता हूँ कि धन की बजाय आप अगर यश को हमारे घर में बुलाती हो तो गांव में हमारी इज्जत बढ़ेगी। इसलिए औरत ने अपने बेटे की बात मानी और वह भागी भागी प्रेम देवता को बुलाने के लिए जा रही थी। वह दहलीज के पास पहुंचती है। उतने में घर की बहू, बड़ी जो बहू थी, वह दौड़े दौड़े उसके पास आती है और अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ जी, जरा रुकिए। मैं तो कहती हूँ कि इन दोनों की बात आप मत मानिए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे घर में प्रेम देवता को बुलाओ। और हम अक्सर क्या होता है कि सास और बहू जो होते हैं, तो बहू की बात सास हमेशा नहीं मानती, लेकिन उस दिन अचानक बहू के शब्द सुनकर उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा कि आप में से जो प्रेम देवता है वह मेरे घर के अंदर प्रवेश कीजिए। और जैसे ही उन्होंने प्रेम देवता का आह्वान किया, थोड़ी देर के लिए वह हिचकिचाई। उसे लगा कि मैंने गलती कर दी है। मैं प्रेम को बुलाकर क्या करूंगा? ये प्रेम देवता मेरे घर में आकर क्या करेंगे? लेकिन जैसे ही प्रेम देवता ने उस घर की दहलीज के भीतर प्रवेश किया, उसके साथ साथ दोनों, यानी धन देवता और यश देवता, दोनों भी उस घर में दोनों देवताओं ने भी उस घर में प्रवेश किया
और ये देखकर औरत जो है वह बूढ़े उसे बड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आज भी हमें प्रेम की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम के बिना घर बिना पानी वाला नदी जैसा होता है। आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसा तालाब है जिसमें वो तालाब तो है, लेकिन जिसमें पानी नहीं है और उसमें मछलियां भी नहीं है, तो वह तालाब कैसा दिखेगा? एक पर्स है, लेकिन उसमें रुपया नहीं है, तो वो पर्स का क्या मूल? तो उसी तरह जिस घर में प्रेम नहीं होता, वह घर भी घर नहीं रहता। और जिस घर में प्रेम नहीं होता, वहाँ का 25 साल का युवक भी मौत को गले लगाने की बात सोचता है। और जहाँ प्रेम होता है, उस घर में 90 साल का बूढ़ा भी जीने की कामना करता है। दोस्तों, वर्तमान में प्रेम के अभाव के कारण मनुष्य एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। परिवार टूटने की कगार पर खड़े हैं। हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति के मुख्य 4 आधार स्तंभ है। बदलते परिवेश में मनुष्य के भीतर का मनुष्यत्व नष्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। मनुष्यों ने वैज्ञानिक तरक्की तो हासिल कर ली, परंतु उसके हृदय में प्रेम नहीं रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप किसी रोटरी क्लब या किसी क्लब के मेंबर मत बनिए। पहले आप अपने घर का मेंबर बनकर अपने घर के लोगों की सेवा कीजिए। याद रखना, जो आंख बंद करके प्रेम करती है, वो प्रेमिका होती है, और जो आंख दिखा दिखा कर प्रेम करती है, वो पत्नी होती है। लेकिन जो आंख बंद होते तक अपने से प्रेम करते हैं, उसी का नाम माँ बाप है। दोस्तों, घर वो होता है जिसमें हम दो और हमारे दो रहते हैं, यानी पति पत्नी और बच्चे जहां पर रहते हैं उसे घर कहते हैं। और मकान उसे कहते हैं जिसमें माता पिता भी इज्जत के साथ रहते हैं। लेकिन परिवार वो होता है जिसमें सभी भाई बहन माता पिता मिलजुल कर रहते हैं, वो परिवार होता है। आओ, आज हम हमारे घर को परिवार में बदलने की कोशिश करें। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक आदमी ने संत से पूछा कि क्या आप मुझे स्वर्ग और नर्क दिखा सकते हो? मुझे मैं जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग किसे कहते हैं और नर्क किसे कहते हैं। संत ने उस आदमी को अपने साथ लिया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और गांव में चले गए और कहने लगे कि अभी मैं धरती पर तुझे स्वर्ग और नर्क दिखाता हूँ। जिस घर में गए, तो उस घर में बूढ़ी दादी सा बाहर दहलीज पर कुर्सी में बैठी थी। और जैसे ही उन्होंने दादी सा को पूछा कि दादी सा, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में मेरे 5 लड़के जो है वो सभी मिलजुल कर रहते हैं। और उन्होंने सभी को बुलाया, उनके सभी 5 लड़के और उनकी 5 बहुएं आ जाती है। लड़के कहने लगे कि हम एक ही छत के नीचे अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर रहते हैं, और हम सब एक ही थाली में खाना खाते हैं। और दादी सा कहती है कि ये जो मेरी बहुएं है, उसमें मेरी सेवा करने के लिए होड़ लगी होती है। अगर मैंने किसी एक से पानी मांगा, तो 5 ही मेरी बहुएं वह उठकर खड़ी हो जाती है और 5 पानी के गिलास मेरे सामने आ जाते हैं। तो संत ने आदमी से कहा कि यह जो है, यह धरती का स्वर्ग है। और फिर उसने कहा कि मुझे नर्क दिखाओ। तो संत ने उसे आगे ले जाकर एक दूसरे घर में वो प्रवेश करते हैं। वहां पर एक बूढ़ी दादी सा बैठी थी और संत ने कहा कि दादी सा, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे 5 लड़के हैं, लेकिन 5 ही अलग अलग रहते हैं। एक ऊपर की मंजिल में रहता है, दूसरा दूसरे मकान में रहता है। मेरी 5 बहुएं हैं, और इतना सब कुछ होते हुए भी मैं अपने हाथ से रोटी बनाकर खाती हूँ। और घर में इतनी किचकिच रहती है कि आप मेरे घर की बात पूछो ही मत। और तभी संत ने कहा कि देखो,
यह धरती का नर्क है। तो इसी तरह मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि दोस्तों, आज के इस वर्तमान युग में मनुष्य मनुष्य से कटता जा रहा है। उसके हृदय का प्रेम मानो सूख गया है और इसीलिए आज के इस बदलते हुए परिदृश्य में मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली, वह तो चांद पर उसने पाँव रख दिया, लेकिन अपने घर में वह पाँव नहीं टिका पा रहा है। अपने घर से वह दूर जा रहा है, अपने ही आदमियों से, अपने ही लोगों से, और इस तरह उसके रिश्तों में प्रेम नहीं रहा है। और इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज से हम अपने घर को परिवार में तब्दील करें और अपने रिश्तों में प्रेम घोले। अगर यह बात हो गई तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि हम इसी धरती पर स्वर्ग का निर्माण करेंगे। मुझे आयोजकों ने जो अवसर दिया आपके सामने मेरी बात रखने का, मेरे विचार रखने का, इसलिए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमको बोलने का समय नहीं मिला है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपण अत्यंत कमी शब्दात साहित्यातील मूल्य आणि वर्तमान स्थितीवर सुयोग्य असं भाष्य केलं। आपल्या व्याख्यानादरम्यान आपण छोट्या छोट्या गोष्टींच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत साहित्यात प्रतिबिंबित झालेली मूल्य यावर अधिक प्रकाश टाकला। मी IQACच्या वतीने आजचे व्याख्याते महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर आनंद पाटील सरांचं हार्दिक आभार मानतो। या व्याख्यानाला उपस्थित असलेले महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक, सहकारी प्राध्यापक, महाविद्यालयातील शिक्षकेतर बांधव, उपस्थित विद्यार्थी मित्र हो, आपणा सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो। उद्या ठीक 10 वाजता आपल्या महाविद्यालयातील ज्येष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर SS पाटोळे सरांचं करिअर गायडन्स या विषयावर व्याख्यान होणार आहे। तरी मी उपस्थित सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी उद्या पुन्हा 10 वाजता या ऑनलाईन लेक्चर सिरीजच्या दुसऱ्या सत्रातील 3ऱ्या लेक्चरला आपली अनमोल उपस्थिती दर्शवावी असे आवाहन करतो। पुन्हा एकदा महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर RR आयरे सर, आजचे व्याख्याते डॉक्टर आनंद पाटील सर, माझे सर्व सहकारी बंधू भगिनी आणि विद्यार्थी मित्र हो, आपण उपस्थित राहिला त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपले आभार मानतो। आणि आजचं दुसरं पुष्प याच ठिकाणी संपलं असं जाहीर करतो आणि उद्या पुन्हा 10 वाजता आपण सर्वांनी याच ठिकाणी भेटूया असे आवाहन करतो। थांबतो। धन्यवाद।